चलो अब इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स इस चीज़ को एग्जामिन करता है कि जो एक्शंस हैं या बिहेवियर हैं स्मॉलर इकोनॉमिक यूनिट्स के, जैसा कि डिमांड अगर किसी एक इंडिविजुअल की है एक पर्टिकुलर गुड को लेकर, देख रहे हो, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड की डिमांड को यहाँ पर देखा जाता है, ना कि सारे घरों की डिमांड को। और ये स्टडी करता है कि जो थ्योरी, उन थ्योरीज को स्टडी करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रांच, जो कि इमर्ज होती हैं प्रोडक्शन की थ्योरी से, डिमांड की थ्योरी से, प्राइस डिटर्मिनेशन की थ्योरी से और डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी से। डोंट वरी, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, यहाँ पर हमें समझना भी नहीं था, समझने वाली बात यहाँ पर है, जो डिफरेंस में आपको समझ में आ जाएगी माइक्रो और मैक्रो। सबसे पहले माइक्रो की बात करते हैं, डिफरेंस होता क्या है दोनों ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स के बीच में। ये 5 पॉइंट प्लीज़ कंठस्थ कर लेना। इनको कंठस्थ करने से होगा क्या, आप बस ऐसा समझ लो कि अगर आपने 12th में इकोनॉमिक्स नहीं लिया ना तो वो कंपनसेट हो जाएगा बस यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये एग्जामिन करता है एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स या फिर इंडिविजुअल मार्केट का बिहेवियर क्या है। यहाँ पर याद रखना मेन फोकस होता है इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स या इंडिविजुअल मार्केट पर, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है पूरी इकोनॉमी को एज अ होल। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं उन इश्यूज़ को जो कि रिलेटेड है एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के बिहेवियर से या इंडिविजुअल लेबर मार्केट से, ठीक है, या फिर फर्म्स की थ्योरी से जो कि एक लिमिटेड एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब इनकी ब्रांच ना स्टडी करने की काफ़ी नैरो होती है, काफ़ी बहुत कम रीजन में या इक्के दुक्के लोगों को, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है एग्रीगेट्स को। कशिश, आशमा, पता है ना, अभी मैंने बहुत बार बताया एग्रीगेट्स, एग्रीगेट वेरिएबल्स को। लाइक अगर वहाँ पर डिमांड किसी एक इंडिविजुअल की है तो उसको हम लोग बोलेंगे डिमांड, लेकिन यहाँ पर बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड। वहाँ पर अगर एक इंडिविजुअल की सप्लाई की बात हो रही है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, फर्म अगर सप्लाई कर रहे हैं कुछ, यहाँ पर हम लोग लेकिन बोलेंगे पूरे देश के अंदर जितने भी फर्म्स हैं, जितनी भी फैक्ट्री हैं जो भी सप्लाई कर रहे हैं, एग्रीगेट सप्लाई। वहाँ पर हम लोग बात करते हैं एक पर्टिकुलर आउटपुट, एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन क्या हुई, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पूरे देश में एक साल में क्या क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट। आउटपुट मैंने अभी आपको कशिश आशा में लिखवाया, पता है ना, जो भी इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस होता है उसको आउटपुट कहते हैं, प्रोडक्शन को आउटपुट कहते हैं। और ये बात करता है जैसे कि एक इंडिविजुअल के लिए प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, एक इंडिविजुअल के लिए। अब वो इंडिविजुअल के लिए कैसे बढ़ सकता है, मैं माइक्रो की बात कर रहा हूँ कि एक इंडिविजुअल के लिए प्राइस कैसे बढ़ सकता है, जब उसकी इनकम मतलब कम हो जाए या फिर बाजार में चीज़ों के दाम महंगे हो जाएं, तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए वो चीज़ महंगी है ना। लेकिन यहाँ पर ये देखा जाता है पूरे देश में क्या हाल है, अगर पूरे देशवासियों के लिए चीज़ें महंगी हो गई हैं पूरी इकॉनमी के लिए, तो उसको हम कंसेप्ट को बोलेंगे इन्फ्लेशन। ये सारी चीज़ें मैंने करवा दी हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, पता है ना, ये मतलब छोटा मोटा आइडिया है कि नहीं है। डिटेल में तो हम बाद में करेंगे, इन्फ्लेशन का पूरा हमारा एक चैप्टर है, 16-17 पेज में हम इन्फ्लेशन कवर करेंगे, डिफ्लेशन, सारी चीज़ें जानेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये अज्यूम करते हैं, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स ना कांस्टेंट रहते हैं, यानी कि ब्रॉडर लेवल पे इकोनॉमी की बात मत करो भैया, पहले एक एक इंडिविजुअल को पकड़ो। लेकिन ये थ्योरी फेल कर गई थी ना कशिश, हाशिमा। ग्रेट डिप्रेशन क्यों आया, माइक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से ही तो आया। एक एक इंडिविजुअल को तुमने स्टडी करा, अगर तुमने पूरी इकोनॉमी की कैलकुलेशन करी होती कि भैया पूरी इकोनॉमी का हाल क्या है, तो ग्रेट डिप्रेशन आता क्या 1929 का, बताओ, बच जाता ना यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज। लेकिन एक कमाल की बात है भाई, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 का आया, पूरे यूरोप और अमेरिका के ऊपर उसके रिपरकशंस आए। 2008 में भी एक रिसेशन आता है, 2007-8 में, लेकिन इंडिया दोनों बार इनसे बच गया, दोनों बार इनसे बच गया। हम उसको पढ़ेंगे, हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे कि इंडिया क्यों बच गया था उससे। और 2007-8 का जब आया ना, तब तो हमारे देश को आज़ाद हुए काफ़ी सारे साल हो चुके थे। अमेरिकन सेंट्रल बैंक ने हमारी तारीफ करी थी, पता है, फेडरल बैंक जो है वहाँ का नाम है फेडरल बैंक, आरबीआई की, कि काश हमारे पास आरबीआई जैसा बैंक होता तो हमारे देश के अंदर 2007-8 का इकोनॉमिक रिसेशन डिप्रेशन नहीं आया होता। ये खास बात है हमारे बैंक की, आप पूरा समझ जाओगे, आप पूरी इकोनॉमी समझने लग जाओगे, डोंट वरी, हैव पेशेंस। ये अज्यूम करता है कि माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, मतलब वो ये मानता है कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स मतलब कांस्टेंट रहते हैं, बिल्कुल सेम रहते हैं। हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस करने की जरूरत है, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल प्राइस लेवल, इंडिविजुअल प्रोडक्शन, इंडिविजुअल कंजम्पशन पे फोकस करने की जरूरत है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स से बोलता है कि माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल शांत रहने चाहिए, हमें एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, नेशनल आउटपुट, नेशनल प्रोडक्शन पे फोकस करने की जरूरत है। यहाँ पर मेन टूल होते हैं
डिमांड और सप्लाई एक पर्टिकुलर कमोडिटी के। यहाँ पर मेन टूल्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड, एक इंडिविजुअल की डिमांड नहीं, पूरी इकोनॉमी की डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई, एक फर्म की सप्लाई नहीं, पूरी इकोनॉमी में लोकेटेड होने वाली फर्म्स और फैक्ट्रीज की सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम होता है प्राइस थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जबकि दूसरा नाम होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। डन। डिफरेंस समझ में आया? कोई दिक्कत लगी वैसे मुझे बता दो, कोई भी दिक्कत, कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आया हो? आशिमा, कोई भी ऐसा पॉइंट जो टेक्निकल। इकोनॉमिक्स इसके अलावा, माइक्रो मैक्रो के अलावा एक उसकी कैटेगराइजेशन होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। याद रखना, नेगेटिव नहीं बोलते हम लोग, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या डिफरेंस होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इस बात को डिनोट करती है कि किस प्रकार से प्रॉब्लम्स जो है ना, दे आर एक्चुअली सॉल्व इन रियल वर्ल्ड। मतलब आप ना बातें नहीं कर रहे हो कशिश, आप एक्चुअली समस्याओं को सॉल्व कर रहे हो रियल प्रैक्टिकल दुनिया में, और आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए जो सॉल्यूशंस लेकर आ रहे हो, दे आर प्रैक्टिकल रियल बेस्ड डेटा प्रॉब्लम्स। हवा में तीर नहीं चला रहे हो, आप रियल डिस्क्रिप्शन बता रहे हो बेस्ड अपॉन एक्चुअल डेटा। ठीक है, समझ में आया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? आपके पास रियल स्टैटिस्टिक्स, रियल डेटा है, लिख देता हूं मैं, रियल स्टैटिस्टिक्स एंड रियल डेटा है, रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जिसके बेसिस पर यू आर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। लेकिन याद रखना, दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द इकोनॉमी ओनली, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ये ऐसा नहीं ज़िंदगी की समस्या को सॉल्व करने बैठ गए। ठीक है, ये चीज़ें तो होती है ना कशिश, रियल डेटा, रियल व्हाट्सएप की चैटें, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर ज़िंदगी की ये साइकोलॉजी नहीं है, यहाँ पर इकोनॉमी प्रॉब्लम सॉल्व करी जाती है। ठीक है, दूसरी ब्रांच होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। याद रखना, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये नेगेटिव नहीं है, दिस वर्ड इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये डील करते हैं, जैसे वो एक्चुअल डेटा के साथ डील कर रहा था ना, कि एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसके बेसिस में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये डील करता है ओपिनियन के साथ और सजेशंस के साथ इकोनॉमिक्स को, जो मतलब ऐसा मान लो कि जैसे ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, तो इकोनॉमिक्स को ये ओपिनियन और सजेशन दिए गए दूसरे इकोनॉमिस्ट के द्वारा, जैसे जॉन मेनर्ड केन्स जिसने जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी की बुक लिखी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जिसने स्थापना करी, एक नई ब्रांच जो इसने बनाई, कि ओपिनियन सजेशन इकोनॉमिस्ट को जो दिए जाते हैं, या जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती हैं, उनसे डिराइव हुई स्टेटमेंट्स कि डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस होने क्या चाहिए। अब यहाँ पर इन सब बातों को एक्चुअल डेटा से वेरीफाई नहीं करा जा सकता। कहने का मतलब क्या है? अब जैसे आप ये बोल दो कि यार हमारे देश में जितना भी क्रूड ऑयल जो पड़ा हुआ है, क्यों ना उससे हम लोग पेट्रोल और डीजल सबको सप्लाई करें, और जितना महंगा हो गया उसके रेट को कम करने की कोशिश करें। हमारे इंडिया में आप जानते हो पेट्रोल डीजल आजकल बहुत महंगा चल रहा है, उसको कम करने की कोशिश करें। हमारे पास जो स्टॉक्स अवेलेबल है ऑलरेडी, जो कि हमारे पास टैंक वगैरह है, उनको हम लोग पहुंचाएं और हम लोग इससे समस्या को दूर करें। लेकिन अब ये एक्चुअल डेटा से वेरीफाई इसलिए नहीं करा जा सकता, जैसे जनता को खुश कर दिया जाएगा चलो रेट कम करके, लेकिन कितने दिन तक वो चल सकता है बताओ? कितने दिन तक? वो स्टॉक भी तो ख़त्म होगा। सरकार को ये भी तो देखना पड़ेगा कि उसी मात्रा में फ्रेश स्टॉक भी तो है। तो यहाँ पर बात ना हवा में तीर का निशाना मारने वाली होती है। मतलब इट इज़ जस्ट लाइक कि मैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को आसान भाषा में समझाऊँ, इट इज़ जस्ट लाइक वॉचिंग अ क्रिकेट या फिर वॉचिंग अ टीवी, और आप उधर बैठ के कह रहे हो अरे यार ऐसा खेलना चाहिए था, तेरे को क्या कर रहा है यार। तो बात वही है ना कि आप पहुंच जाओ ना उधर, तो आप कर दो, आप खेल के बता दो, आप उस चीज़ को ठीक करके बता दो। ये पता नहीं क्या कर रहा है ये लीडर, ये क्रिकेटर क्या कर रहा है, ये स्पोर्ट्स पर्सन क्या कर रहा है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये आपका ओपिनियन है, वो एक्चुअल डेटा से वेरीफाई नहीं करा जा सकता। तुम अगर हो उस हालात में तो तुम कर लो ना, फिर वहाँ पर जाके जाओ। लेकिन ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, ये रियल डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करती है। ठीक है, और आपको समझ ही आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स में हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की सारे की ज़रूरत लेते हैं। हम लोग ओपिनियन के ऊपर बातें नहीं करते, बिकॉज एनीथिंग और एवरीथिंग दैट वी डू इन इकोनॉमिक्स दैट रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर डेटा अलॉन्ग विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है इकोनॉमी की, इसको अच्छा एक चीज़ और बताना भूल गया मैं ऊपर, एक छोटी सी बात। ये जो जॉन मेनर्ड केन्स की जो बुक थी ना, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, आप ऐसा समझ लो ये जो हमारी पूरी बुक है ना, नितिन सिंघानिया की जो बुक है, ज़्यादातर हम लोग इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट पढ़ने वाले हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को हम लोग यूज़ करके इंडियन इकोनॉमी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
जैसे मैक्रोइकोनॉमिक्स में कुछ कुछ रेट्स होते हैं, जैसे SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, बजट, BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इन सारी चीज़ों की ज़रूरत हमें इंडियन इकोनॉमी में भी पड़ती है, कि वर्ल्ड की किसी भी इकोनॉमी के अंदर पड़ती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच है कि आपकी इकोनॉमी कोई भी हो, आपको वो टूल्स यूज़ करने ही पड़ेंगे। तो ये जो पूरी इसकी बुक है ना, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, तो आप ऐसा मान लो ये जो हमारी पूरी नितिन सिंघानी की बुक है ना, ये उसकी एक छोटी सी झलक है। इस JM कीन्स की बुक की एक छोटी सी झलक है, मतलब इसके अंदर जितनी भी ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, ये उसी का बस एक पार्ट है, आप ऐसा मान लो, छोटा सा पार्ट है बस एक, ठीक है। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है इकोनॉमी की? इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स को हम लोग काफ़ी अच्छे से कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, मैंने बता तो चुका ही हूँ मैं वैसे। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये 3 मुख्य प्रॉब्लम है जो कि हर एक इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती हैं। क्या प्रोड्यूस होना चाहिए इकोनॉमी के अंदर, कैसे प्रोड्यूस होगा, हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर उसको प्रोड्यूस करेगी, लेबर या फिर मशीन्स प्रोड्यूस करेंगी, और फॉर हुम, यानी कि बताया था कशिश मैंने आपको, याद होगा, टारगेटेड पॉपुलेशन कौन होनी चाहिए, किसके लिए प्रोड्यूस हो रहा है। इकोनॉमी के अंदर अगर बुजुर्ग ज़्यादा है तो मैंने आपको बताया ना, ये जो स्पेक्स हो गए और बुजुर्गों का जो सामान हो गया, नकली जो दांत हो गए, ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, तो पॉपुलेशन टारगेट होनी चाहिए ना। अगर किसी इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स प्रोड्यूस हो रही है तो ये क्या शो करता है कि उस इकोनॉमी के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, इसको स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेज जो है, हमने बार बार देखा इस चीज़ को कि मेन प्रॉब्लम यही है कि स्कार्स रिसोर्सेज को हमें किस प्रकार से एलोकेट करना है। तो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज जो हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर, रिसोर्सेज आर वेरी मच लिमिटेड इन नेचर एंड ह्यूमन वांट्स एंड ह्यूमन पॉपुलेशन आर अनलिमिटेड। मतलब वेरी मच अनलिमिटेड क्या मतलब, वो डिमांड्स तो अनलिमिटेड ही एक तरीके से। तो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एक प्रॉब्लम को बर्थ देती है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन एन इकोनॉमी। चॉइस किस बात की, कि हाउ रिसोर्सेज मस्ट बी प्रॉपरली एलोकेटेड। एलोकेशन को हम लोग 3 फ्रंट्स पे पढ़ सकते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। इकोनॉमी को ये डिसाइड करना चाहिए सिलेक्शन ऑफ गुड्स, कौन से गुड्स हमें प्रोड्यूस करने हैं और कितनी क्वांटिटी में। भाई साहब ये 2 चीज़ें याद रखना। सिलेक्शन ऑफ गुड मतलब सबसे पहले तो रॉ मटेरियल सेलेक्ट करा जाएगा कि इस रॉ मटेरियल के माध्यम से किस प्रकार की गुड प्रोड्यूस होंगे और क्वांटिटी कितनी, 1 किलो, 1000 टन, 12 लीटर, क्या कितना। फॉर एग्जाम्पल एक अगर डिसीजन ये लिया जा रहा है इकोनॉमी के अंदर कि ज़्यादा एग्रीकल्चरल गुड्स प्रोड्यूस होने चाहिए या ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होने चाहिए, तो ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि दीज क्वेश्चंस इफ दे आर बीइंग आस्क्ड देन इट इज इंडिकेटिंग अबाउट द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। इसमें हम लोग इस बात की तरफ इशारा करते हैं या डिसाइड करते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसी सिलेक्ट होनी चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी को हमें अडॉप्ट करना चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये हाउ टू प्रोड्यूस वैसे प्रॉपर्ली यहाँ पर लिख नहीं रखा है, मैंने तो आपको बता दिया है, या तो उनको लेबर प्रोड्यूस करेगी, मैन मेड गुड्स वो होंगे, या मशीन उनको प्रोड्यूस करेगी, जिसको हम लोग कहते हैं 2 गुड्स कहते हैं। एक तो हम लोग कहते हैं जैसे जो लेबर प्रोड्यूस करती है ना, उसको हम लोग कहते हैं, यहाँ लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट, लेबर इंटेंसिव गुड्स। जिनको मशीन्स प्रोड्यूस करती हैं उनको हम लोग कहते हैं कैपिटल गुड्स। बस। फॉर होम टू प्रोड्यूस इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज एंड सिलेक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स। के सिलेक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स का मतलब समझ में आ गया ना। इसका मतलब ये है, कंज्यूमर्स को जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है टारगेटेड पॉपुलेशन है कौन, हु इज द टारगेटेड पॉपुलेशन। जो रिसोर्स जिस प्रकार से एलोकेट होते हैं और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की। लेकिन एक बात याद रखना, कौन से रिसोर्स, कौन से गुड्स और सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये कीवर्ड है, प्लीज याद रखना, नेशनल इनकम वाले चैप्टर में बहुत काम आएगा। नेशनल इनकम में कशिश आशिमा सिर्फ वो ही गुड्स को कैलकुलेट करा जाता है विच आर फाइनल इन नेचर।
फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। दो चीज़ें होती हैं, बस लास्ट टॉपिक ये सुन लो, दो चीज़ें होती हैं। एक गुड होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ओरियो बिस्किट्स का। बताओ कशिश, ओरियो के अंदर क्या क्या माल लगेगा बनाने के लिए? एक ओरियो बिस्कुट को बनाने के लिए क्या क्या माल चाहिए मुझे बताओ। नंबर 1, ओरियो बिस्कुट को बनाने के लिए मुझे क्या क्या माल चाहिए बताओ। दूध, चॉकलेट और शुगर और बटर। ठीक है, इतना मान लेते हैं हम लोग। हमें ये 4 चीज़ें चाहिए ओरियो बिस्कुट को बनाने के लिए, दूध, चॉकलेट, शुगर, बटर। ठीक है, और उसकी रैपिंग के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा प्लास्टिक। सही है कशिश? उसको पैक करने के लिए थोड़ा सा चाहिए प्लास्टिक। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, दोनों ध्यान से आप लोगों ने, क्योंकि पहले कभी सुना नहीं है इस चीज़ को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन भर भर के डायरेक्टली निकलते हैं यहाँ से डायरेक्टली। ओरियो बिस्किट मुझे प्रोड्यूस करना था, कशिश ने बोला कि दूध, चॉकलेट, शुगर, बटर, प्लास्टिक। ये सारे गुड्स जो ओरियो बिस्किट की प्रोडक्शन में लग रहे हैं ना, मिल्क, चॉकलेट, शुगर, बटर, प्लास्टिक, दीज आर इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स समझ गए कि हमें किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स ना इंग्रेडिएंट्स होते हैं। हमारे पास फाइनल गुड क्या निकल कर आया कश्यप बताओ? इन सबको मिलाकर मिला क्या मुझे बताओ, क्या बना मेरे पास? रिजल्ट क्या आया इन सबको मिलाकर, इन 5 आइटम्स को मिलाकर? मिल्क, शुगर, चॉकलेट, बटर, प्लास्टिक, ओरियो आया ना। ओरियो क्या होगा मेरे लिए? फाइनल गुड। थोड़ा इंडिकेशन मिला, थोड़ी सेंस मतलब जागी कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा था मैं फाइनल गुड्स और सर्विस में। तो नेशनल इनकम में अब आप समझ गए इंटरमीडिएट गुड्स क्यों नहीं कैलकुलेट होते। क्योंकि एक बात बताओ, जैसे एक मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ और रियल बात बता रहा हूँ ये, ठीक है, एग्जाम्पल तो ले ही रहा हूँ, लेकिन एक जितने भी एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ वो सारे रियल हैं जो कि अप्लाइड होते हैं। ठीक है, अब जब फैक्ट्री से एक ओरियो बनकर निकलता है तो देश में ना नेशनल इनकम जब एक साल में कैलकुलेट करी जाती है ना, एक साल में ही करी जाती है, वन ईयर, एनुअल ईयर बोलते हैं इसको, तो उसमें ये कैलकुलेट होगा कि देश में इतने इतने बिस्किट बने और उस दिन ये एक ओरियो भी बना। अब हम सिर्फ ओरियो को अगर बोल देना कि एक ओरियो बना है, तो कशिश क्या, आशिमा क्या ये इस बात को नहीं बता रहा है कि अगर ओरियो वो बना है तो मैं अलग से क्यों कैलकुलेट करूं कि उसके अंदर मिल्क इतना गया था, इसको नेशनल इनकम में डालो, चॉकलेट इतनी लगी थी, चीनी इतने किलो लगी थी, बटर इतने ग्राम लगा था और इतना इतना प्लास्टिक लगा था। ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी इस ओरियो के बिस्किट के अंदर इंक्लूडेड है ना। तो मेरे लिए क्या आसान है आशिमा, कशिश, इन 5 चीज़ों को कैलकुलेट करके मैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करूं, या फिर सिर्फ इस ओरियो के एक बिस्किट के पैकेट को मैं बोल दूं ये नेशनल इनकम का पार्ट है जो कि पिछले 1 साल में ये फाइनल गुड प्रोड्यूस हुआ था, जिसके अंदर ये 5 चीजें मिल्क, चॉकलेट, शुगर, बटर, प्लास्टिक ऑलरेडी इंक्लूडेड है। बताओ क्या आसान है ना। अब आप कहोगे आशिमा मुझसे कि इंटरमीडिएट गुड्स को फिर हम अलग से कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी इस ओरियो बिस्किट का पार्ट है। ये रीजन तो आपको समझ में आ गया। अगर कोई पर्सन, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी इकोनॉमिस्ट या कोई भी पर्सन इंटरमीडिएट गुड्स को और फाइनल गुड्स को अगर कंबाइन करके नेशनल इनकम कैलकुलेट करते, कहने का मतलब क्या है कशिश, आपने मिल्क, शुगर, प्लास्टिक, चॉकलेट, बटर कैलकुलेट कर लिया और आशिमा ने वो जिससे वो ओरियो बिस्किट बना था ना, मतलब इन 5 को मिक्स करके जो पैकेट वो बना था उस पैकेट को भी इंक्लूड कर लिया। तो मुझे एक बात बताओ, ये 5 आइटम
प्लस फाइनल गुड जो एक ओरियो का पैकेट था। तो ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कशिश कि 2 बिस्किट प्रोड्यूस हुए हैं इकोनॉमी के अंदर, है ना। इस प्रॉब्लम को पता है क्या कहते हैं, जब हम इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड को कैलकुलेट कर लेते हैं इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हुए, ये करना नहीं चाहिए। इसको कहते हैं डबल काउंटिंग ऑफ गुड्स। क्या कहते हैं? डबल काउंटिंग ऑफ गुड्स। और ये लिखा जाता है कि व्हेन प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, अवॉइड, ये लिखा जाता है बेसिक लाइन, अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग ऑफ गुड्स। बस ये प्रिकॉशन लिया जाता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हुए। अब डबल काउंटिंग ऑफ गुड्स के आपसे कोई बोले, सिंपल आप उसको भाषा में बोलना, भाई साहब जो प्रोडक्ट बनकर आ गया ना पूरा का पूरा, उसको कैलकुलेट करो नेशनल इनकम में, उसके अंदर के इंग्रेडिएंट माल को कैलकुलेट मत करो कि पेपर के पीछे तुम पढ़ रहे हो लेस के अंदर ना इतने ग्राम नमक लगा, इतना बटर लगा, ऐसे धूप में सुखाया गया, इतनी लेबर लगी, वो सब कुछ पार्ट इंक्लूडेड है उस ओरियो के, उस बिस्किट के, उस लेस के पैकेट के अंदर। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ लास्ट, बस इसको समझाने के लिए, इसी चीज़ को समझाने के लिए, डबल काउंटिंग। कार 1 साल में प्रोड्यूस हुई, जैसे मतलब मान लेते हैं लेटेस्ट चीज़ की एक बात मान लेते हैं, चलो कार ना लेके हम लोग ये मान लेते हैं लेटेस्ट चीज़, ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटी। अब इसके अंदर क्या क्या है इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर कशिश? एक बैटरी है, प्लास्टिक है, रबड़ है, टायर है, हैंडल है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। एक मतलब बैटरी चार्ज करने के लिए एक काइंड ऑफ पावर बैंक मान लो, जो भी मान लो, चार्जर कह लो, ये सारी चीज़ें हैं। इससे इन सारी चीज़ों से मिलकर मेरे को मिला क्या आया? इन सारी चीज़ों से मिलकर क्या आया मेरे पास, बताओ? ये ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटी आई कि नहीं आई? है ना। तो मुझे एक बात बताओ, इन 6-7 आइटम्स को मैं कैलकुलेट करूं नेशनल इनकम में, या फिर सिर्फ एक ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटी अगर मैं बोल दूं तो ऑटोमेटिकली अजम्पशन हो जाएगी कि हाँ ये सारे आइटम इंक्लूडेड हैं उस ओला की स्कूटी के अंदर, है ना। अगर मैं इसको भी कैलकुलेट कर रहा हूं और इसको भी कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये क्या होगा? यही होगा ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। क्योंकि फिर तो ऐसा लगेगा ना कि 2 स्कूटीज प्रोड्यूस हुई हैं, जबकि प्रोड्यूस कितनी हुई है एक्चुअल में? हमारे एग्जाम्पल में कितनी प्रोड्यूस हुई है? एक ना, बस यही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।